हेलो फ्रेंड्स, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ शासन के प्रयत्न। अब ये छत्तीसगढ़ शासन के प्रयत्न किसके लिए? तो ये आजीविका के लिए, यानी कि आपके एग्ज़ाम एडीईओ के लिए जो सहायक विस्तार अधिकारी है, ठीक है, इसके लिए हम आपके लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के प्रयत्न क्या क्या रहे इसके लिए आजीविका से संबंधित। तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या है कि छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन। इसका गठन किस प्रकार हुआ उसको हम समझेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा विभिन्न ग्रामोद्योग के विकास के लिए छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 20/7/2001 द्वारा किया गया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन का अधिसूचना जब जारी हुआ राज्य शासन की, तो किस तारीख को जो अधिसूचना जारी हुआ था? तो ये 20/7/2001 आप याद रखिए। इस आदेश के तहत जो है क्या हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य में प्रवृत्त खादी तथा ग्रामोद्योग के सभी विधि एवं विधान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंगीकृत किए गए तथा नवंबर 2000 के प्रथम दिन से ही संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होना मान लिया गया। यानी कि देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग का बोर्ड का जो गठन हुआ था, ये मध्य प्रदेश में हुआ था उस समय। तो छत्तीसगढ़ में जब ये आया तो ये कब था? ये नवंबर 2000 को आया था छत्तीसगढ़ में, यानी कि लागू हुआ था पूरे छत्तीसगढ़ में, लागू कर दिया गया था इसको। यहाँ तक ये 2-3 पॉइंट है, आप समझ गए यहाँ तक। देखिए, इसी बोर्ड का जो मूल उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का सृजन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ बनाना। यानी कि जो बोर्ड का जो मेन कार्य था कि गांव में अच्छे क्षेत्रों में जो भी क्षेत्र होंगे उसके लिए रोजगार के अवसर निकालना और ग्रामीण की जो अर्थव्यवस्था है उसको सही करना, यानी कि कम ना होने देना बल्कि बढ़ाते ही रहना। ये इसका बोर्ड का जो था मुख्य उद्देश्य था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आप याद रखिए इसको। साथ ही देखिए, विक्रय योग्य वस्तुओं का निर्माण, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना व ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित कर शोषण रहित एवं समतामूलक समाज रचना का व्यापक उद्देश्य है। ये इसका दूसरा उद्देश्य था इस बोर्ड का कि जितने भी आत्मनिर्भर जो भावना होगी उसको प्रोत्साहित करना, शोषण रहित करना, यानी कि जहाँ शोषण हो रहा हो वहाँ पर शोषण न होने देना, समाज की जो मूलक जो होगी समता होगी, समता मूलक, उसकी रचना करना। अब इसके कार्य देख लेते हैं। इस बोर्ड के जो है कार्य देखते हैं। छत्तीसगढ़ के इसमें आजीविका में जो प्रयत्न हुए थे, इसमें खादी और ग्रामोद्योग की जो स्थापना हुई, इसमें जो कार्य थे ये थे, स्थापना तो हुई, इस स्थापना में क्या था? विकास एवं संवर्धन में सहयोग। ये पहला एक कार्य हो गया कि विकास एवं संवर्धन में सहयोग एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, इसका क्या था? कार्य था। खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु क्या हुआ? उद्यमी भावना को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो उद्यमी भावना थी लोगों में उसको क्या है? प्रोत्साहित करना। साथ में क्या हुआ? संयंत्र, मशीनें और उपकरणों को प्रदाय का एवं कच्चे माल की आपूर्ति विपणन का सहयोग, ये सभी इसके कार्य हो गए। आगे जानते हैं। सबरी एम्पोरियमों का संचालन, ठीक है, यानी कि सबरी एम्पोरियो बोल सकते हैं, एम्पोरियमों का संचालन। थोड़ा सा ये मुझे बोलते नहीं बन रहा है, उसके लिए सॉरी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बेल मेटल, राट आयरन, कास्ट शिल्प, टेराकोट, बांस शिल्प, सीसर शिल्प,
कसीदाकारी आदि इत्यादि जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ये एम्पोरियमों का संचालन हो रहा है। कार्य में प्रवेश के लगभग 20,000 शिल्पी परिवार कार्यरत हैं। यानी कि एग्ज़ाम में पूछे कि कितने जो है परिवार शिल्पी परिवार कार्यरत हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 20,000 शिल्पी परिवार कार्यरत हैं वर्तमान में, जो कि हस्तशिल्प के रोजगार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प का विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प का विपणन संवर्धन कर हस्तशिल्पियों को उचित मूल्य प्रदान करना। कहने का मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में जो हस्तशिल्प बनाया जाता है उसमें बनाकर उसको क्या करना, विपणन संवर्धन करना और अच्छे दामों पे क्या करना, उसको बेच देना। ये छत्तीसगढ़ के जो हस्तशिल्प जो विकास बोर्ड का गठन हुआ, ये इसी कारण हुआ कि उचित मूल्य पर हमें जो हस्तशिल्प है उसका उचित मूल्य मिल सके। अब इसमें क्या था, बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों, देश की राजधानी जैसे कि नई दिल्ली तथा गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में सुसज्जित 17 शबरी एम्पोरियम संचालित किए जा रहे हैं। यानी कि 17 शबरी, यानी कि इससे 17 शबरी की बात करेंगे तो ये क्या है, हस्तशिल्प जो कला होगी इसका जो है एम्पोरियम जो है संचालित किया गया है, जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्पियों को हस्तशिल्प सामग्री का उचित मूल्य पर विक्रय किया जा रहा है। मैंने आपको अभी बताया हूँ। वित्तीय वर्ष जो है पिछला जो 2015-16 की बात करेंगे, अभी वर्तमान डेटा हमें नहीं मिला है कि क्या है बोलकर, लेकिन आप ये याद रखिए 2015-16 में उपरोक्त शबरी एम्पोरियमों के माध्यम से माह दिसंबर 2015 तक राशि जो मिला था, विक्रय जो हुआ था पूरा हस्तशिल्प, वो कितना था, 185.73 लाख रुपए जो है सामग्री, हस्तशिल्प सामग्री से हमें मिला था, जिसमें क्या है 885 शिल्पी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं, यानी कि लाभ हुआ है उनको। अब जानते हैं हम लोग क्या, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, अब इसका गठन किस प्रकार हुआ इसको हम समझेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ में कुम्भकार यानी कि मिट्टी के जो बर्तन बनाने वाले, क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या बोलते हैं, कुम्हार बोलते हैं। और कुम्भकार मतलब बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। और माटी शिल्पियों के आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिए ग्रामोद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन किया गया। ये किस लिए किया गया, जो कुम्भकार थे, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले और माटी के शिल्प बनाने वाले, इनके लिए क्या किया गया, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन हुआ। और ये किस दिन हुआ था गठन, 13 अगस्त 2012 को किया गया। तो ये आप याद रखिए, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन किस लिए किया गया, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्भकारों और माटी शिल्पियों के लिए, उनकी आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए। कब किया गया, तो ये 13 अगस्त 2012 को किया गया। बोर्ड का मूल उद्देश्य पारंपरिक माटी शिल्पकारों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता कौशल विकसित करना है। कहने का मतलब ये है कि जो माटी शिल्पकार होंगे उनका जो है कार्यक्रम एक प्रकार का हो जो बना रहे हैं, और उद्यमिता का कौशल विकसित करना इसका मुख्य कार्य था माटी कला बोर्ड का। अब जानते हैं हम लोग बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम के बारे में। देखिए प्रदेश के हाथ करघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन के प्रोत्साहित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ रायपुर का शोरूम बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम के नाम से छत्तीसगढ़ हाट रायपुर एवं लाल गंगा शॉपिंग मॉल रायपुर के सामने संचालित है। ये पॉइंट आप याद रखिए। इसके अतिरिक्त सिविक सेंटर भिलाई में, राजनांदगांव में तथा कोरबा में भी इसके शोरूम संचालित हैं। किसके, बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम के। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे ये चैनल आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर बेकार है, बहुत ही बेकार है,
हम और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विभागीय उत्पादन केंद्रों का संचालन। विभाग में जो भी उत्पादन केंद्र होंगे उसका संचालन किस प्रकार से होगा। इसके तहत जो है गांव में अंबर खादी उत्पादन केंद्रों की स्थापना की गई, ये एक पॉइंट है। दूसरा है कि जिसमें महिलाएं एवं अपने गृह कार्य को पूर्ण कर शेष समय चरखा चलाकर सूत काटती हैं और पुरुष बुनाई कर पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इससे घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए अतिरिक्त समय का सदुपयोग हो जाता है। इस प्रकार के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड गांवों एवं अंबर चरखे के माध्यम से खुशहाली के साथ रोजगार मुहैया कराकर पलायन को रोकने में सहायक है। यानी कि पलायन को रोकने की बात करें कि जो गांव के व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं, अगर गांव में रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो क्या करते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये चीज़ करने से क्या हुआ कि रोजगार मुहैया कराया गया गांव में ही, और जो लोग पलायन होते थे दूसरे राज्य चले जाते थे काम करने के लिए, वो क्या किए, छत्तीसगढ़ में ही इनको रोजगार मिल गया। अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। इसमें कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए, इसकी इकाई की स्थापित करने के लिए क्या हुआ, 25 लाख रुपए तक का जो है परियोजनाएं स्वीकार होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए कितने रुपए की लागत की परियोजनाओं का स्वीकार होता है। तो आप याद रखिए 25 लाख रुपए। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था कि उद्यमिता और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, इसका मुख्य उद्देश्य था। परियोजना के आकार क्या है, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए अधिकतम, और सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो 10 लाख रुपए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए कितने लाख रुपए अधिकतम, तो 25 लाख रुपए, और सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो 10 लाख रुपए। निजी अंशदान इसके अंतर्गत है। तो इसमें क्या है, 10% सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राही हैं और 5% अन्य वर्गों एवं सामान्य वर्ग के महिला हितग्राही को विनियोजित करना होता है निजी अंशदान के अंतर्गत। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसी में, मार्जिन मनी। मार्जिन मनी क्या होता है, मार्जिन मनी की बात करेंगे तो देखिए, मार्जिन मनी अनुवाद बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। 25% सामान्य वर्ग पुरुष हितग्राही के लिए और 30% अन्य वर्गों और सामान्य वर्गों के महिला हितग्राही के लिए विनियोजित होता है। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, निजी अंशदान के लिए जो है 10% सामान्य वर्ग के लिए और 5% अन्य वर्गों के लिए। अब इसी में बात किए हम लोग किसका, मार्जिन मनी का। तो 25% जो है सामान्य वर्ग के लिए पुरुष हितग्राही के लिए और 30% अन्य वर्गों के लिए। पिछले वाले में क्या था आपका, 10% था और 5%। अभी क्या है, 25% और 30%। ऋण राशि की बात करेंगे तो 65% योजना आकर बैंक ऋण के रूप में होता है, जिसे 7 वर्षों में आसान किस्तों में ब्याज सहित वापस करना होता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए, अधिक परियोजना के लिए 5 लाख रुपए, और अधिक की जो परियोजना के लिए न्यूनतम जो है न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तो मिलेगा ही, सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए, और लेकिन इसमें जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो है 8वीं पास होना चाहिए, यानी कि 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। नोडल अभिकरण बात करेंगे तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा यह नोडल अभिकरण जो है चलता है। प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जाता है, इसमें तो 2 सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण दिया जाता है 2 सप्ताह के लिए। विपणन सहायता, इन इकाइयों के उत्पादकों के लिए विपणन सहायता के रूप में उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियों, क्रेता विक्रेता सम्मेलन आदि आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए दोस्तों, एडीओ का जो एग्ज़ाम है इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आए और पता चला कि 1 मंथ में ही क्या है एग्ज़ाम है आपका, तो 1 मंथ में आप कितना तैयारी कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जितना मैं तैयारी करा रहा हूँ एडीओ की पूरे शुरू से लेकर करा रहा हूँ। देखिए ये अभी जो चल रहा है ये आजीविका से संबंधित जो है वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। बाद में ग्राम सभा और से भी वीडियो लेकर आऊँगा और 1-2 टॉपिक हैं उसका सभी वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊँगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।